मुझे अच्छा लगता है और बोलता चला जाता हूँ। तो आज यहाँ आया हूँ, उस बातों को मैंने कहा आपको दोहरा दूँ और आपका धन्यवाद भी करूँ और अपने दिल के जज्बात भी आप तक पहुँचाऊँ। अभी मैं 2 साल बीच में अमेरिका में रहा था, वापस बॉम्बे इंडिया में आ गया हूँ, यहाँ काम करूँगा। मेरा एक स्कूल है एक्टर प्रिपेयर्स, 17 साल से चल रहा है। मेरी एज एन एक्टर सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा वो स्कूल है, वहाँ से और जब भी मैं किसी शूटिंग पे होता हूँ तो कोई छोटा एक्टर, उम्र में छोटा, रुतबे में नहीं, तो आके कहता सर मैं आपके स्कूल का हूँ, 67th बैच का। तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा गर्व की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा अनुपम खेर फाउंडेशन काम किया बच्चों के लिए, उसमें हम काम करते हैं। मेरे पिताजी यहाँ पर बड़े मशहूर थे, हालांकि सिर्फ क्लर्क थे वो, मगर जो भी मुझे मिलता है बोलता जी आपके पिताजी को मिलता था। मैं कल भी मेरे को मिले तो इतने सारे लोग मिले, तो मैंने सोचा मेरे पिताजी तो ऐसे थोड़ा थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थोड़ा थे, मेरे पिताजी क्लर्क थे। तो एक दिन बहुत साल पहले मैंने उनसे पूछा था, मैं उनके साथ नाभा हाउस से माल रोड तक घूमने आया था, तो मैंने देखा हर इंसान उनको नमस्ते कर रहा है। तो मैंने कहा ये आप क्या हो, आपको भी सब लोग नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं बेटा, जब मैं शिमला में आया था पहली बार तो 1 साल तक मैंने सबको नमस्ते किया था, अब वो सब मुझे नमस्ते करते रहे। मैंने कहा बड़ा अच्छा तरीका आपका। पर वो ऑर्डिनरी इंसान थे मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर थे। तो मुझे लगा कि मैं अपने फादर को ऐसा क्या ट्रिब्यूट दे सकता हूँ, हमेशा मुझे लगा कि वो दुनिया भर में जाने जाएं, फादर मेरे। तो मैंने कश्मीर फाइल्स में अपने कैरेक्टर का नाम पुष्कर नाथ रखा। मुझे पता था ये फिल्म लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं सोचा था कि इतनी कामयाब भी होगी, कमर्शियली इतनी कामयाब होगी। मुझे ये जरूर पता था कि ये पिक्चर लोगों तक पहुंचेगी और आज पुष्कर नाथ का कैरेक्टर है। तो ये मेरा ट्रिब्यूट है। माता जी को मैं कैसे ट्रिब्यूट देता हूँ, ये मुझे मेरे संस्कार सिखाए गए हैं और मुझे लगता है कि इनको सबको आज की चाहिए। और मैं यहाँ पर आके आपको मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देना चाहता, आप वेट कर रहे हैं कि कब हम पूछना शुरू करें। तो मैं नो कमेंट्स बोलूँगा जिसका मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना है। बाकी तो उसमें फिर आप मुझसे घुमा फिरा के मत बोलिए, क्योंकि रिश्ते में हम आपसे बहुत देर से मैं पत्रकारों से बहुत पाक तरीके से लगा कि आपने कुछ बोतलें रखी हुई हैं, एटलीस्ट आप कुछ छुपाते नहीं हैं, अच्छा होना भी चाहिए। मैंने इनसे पूछा तो कहते नहीं जी स्ट्रेस हो जाता है। मैंने कहा आप तो स्ट्रेस देते हो आजकल, क्यों ऐसा सीरियस? वैसे वाला नहीं जी, वैसे वाला नहीं। अच्छा लगता है। अनुपम जी, आप राजनीति को लेके काफी बयानबाजी करते हैं, देश को लेकर आपका कंफ्यूजन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ जाता है। कोई देश के बारे में बात करता है तो आपको लगता है राजनीति के बारे में। आपने कहा था कि राहुल गांधी में अगर 5% भी मोदी जी की तरह हो जाए तो मैं उनको वोट करूंगा। वो तो मैं अभी भी कहता हूँ। हाँ, तो आप खुद क्यों नहीं राजनीति में? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे आप लोग प्लेटफॉर्म देते हो, मुझे वो बिना राजनीति में जाए मिल जाता है। आज तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स ऑलमोस्ट ट्विटर पे हैं, 6 मिलियन फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पर हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स मेरे कू पर हैं, फेसबुक पे हैं, तो कुल मिलाकर 30 मिलियन फॉलोअर्स तो मेरे हैं। तो मुझे मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और आज जब मैं बिना किसी पार्टी से एफिलिएटेड होकर अपने दिल की बात कहता हूँ, आप सब लोग छापते हैं, सब लोग हो जाते हैं। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और परिवार में 2 में से 1 इंसान काफ़ी है, तो मैं इसमें मैं हमेशा ही कहना चाहता हूँ कि देश के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। अब आप सब लोग, मैं सोचता हूँ कि आप सबने 15 अगस्त को अपने घर पे झंडा फहराया होगा, फहराया था कि नहीं फहराया? तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप तो पॉलिटिशियन हैं। ऐसा नहीं है, आप देशभक्त हैं, क्योंकि आपको लगा कि हर घर तिरंगा की जो मुहिम है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल मुहिम थी, बहुत कमाल एक लहर थी, एक जैसे दिवाली का फेस्टिवल होता है, जैसे होली का फेस्टिवल होता है, ऐसे फेस्टिवल के साथ साथ मैंने पहली बार अपनी लाइफ में हर घर तिरंगा लहराते देखा। तो इसलिए जिस दिन मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होगी, मैं आप ही लोगों का सहारा लूंगा। मैं कहूँगा भैया मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, अब आप मुझे
जितनी ज़्यादा मेरी बातें हैं दुनिया तक पहुंचाऊं। और जब तक नहीं जाना है तब तक मुझे लगता है कि मैं ऐसी खुश हूँ। आई लाइक एक्टिंग, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। और कोई बातें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन बन के की जाए। सर, देश विदेश में आपका काफी नाम है, लेकिन क्या कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं शिमला शहर जाके शिमला से विधायक का चुनाव लड़ूं? कभी दिल में आया? और आपके अपने सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर देश विदेश में मेरा नाम है तो मैं विधायक बन के क्या उखाड़ लूंगा? मेरा मतलब वैसे नहीं नहीं, वैसे नहीं। मेरा मतलब जो विधायक है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं क्या कर लूंगा? मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा जरूरत नहीं। सर, आप नाभा की बात करें, नाभा से आपने काफी सारी चीजें आपने बोली कि आप, क्योंकि नाभा में मैं भी साथ में, मैं भी नाभा में रहा हूँ, कुछ ऐसी यादें अभी भी आपको वहाँ पे रही ओहो, नाभा की क्या यादें हैं। नाभा में जब मैं रहता था तो एक बहुत बड़ा बाग होता था, उसके अंदर एक मकबरा था, जिसकी मकबरे का वो अपना संगमरमर का एक मकबरा जैसा था, जिसमें हमारे को ऐसा कहा गया था कि हाँ, मेरे को ऐसा कहा गया था कि जिस घर में हम रहते थे वहाँ महाराजा नाभा के घोड़े बंधे होते थे। तो सिंबॉलिकली मैं तो रेस का घोड़ा निकला वहाँ से। तो नाभा से मेरे सारे दोस्त 4/3 में शर्मा जी रहते थे, 4/2 में मल्होत्रा साहब रहते थे, 5/1 में रायना साहब रहते थे। ये चीजें अब नहीं याद रहती। मुंबई में साथ में कौन रहता कुछ याद नहीं रहता। संतोष हलवाई, बनारसी दास, वहाँ पर ये सब लोग, जगदानंद प्रकाश मेरा दोस्त वो रहता था ऊपर। और गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में हम, मेरे घर के पास ही होता था, वहाँ हर संडे को जाते थे। और मेरे वो गुरुद्वारे की जो गुरबानी है वो चलती रहती थी सुबह, और बड़ा अच्छा लगता था सुबह उठ के, एक बड़ा बहुत ही अच्छा महसूस होता था। फिर वहाँ से फागली, फिर फागली से जब हम संडे को निकलते थे, मैं और मेरा भाई और मेरे दोस्त विजय सहगल और सतीश मल्होत्रा, तो हम खजाने की तलाश में निकलते थे। टूटी कंडी के नीचे खड्ड होते थे, तो हमें लगता था कि यहाँ हमको कोई खजाना मिलेगा। तो कोई पुरानी किसी जानवर की हड्डी मिलती थी, कहते थे यहाँ से शुरू होगा खजाना। पता नहीं क्या क्या चीजें उठा के लेके घर पे आती थी और माँ फेंक देती थी। तब की चीजें याद है कि सुबह घर से निकलते थे, रात तो घर आते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी माँ बाप को कि बेटा कहाँ गया है। पता था कि शाम को वापस आ जाएगा। किसके घर खाना खाते थे, किसके घर नाश्ता करते थे, कोई पता नहीं होता था। बहुत सारी नाभा से शिमला, हमारा एक कुत्ता था पॉम्पी, हमारा पेट था। मैं रेलवे स्टेशन के पास से उसको मेरा घर दिखता था, वहां से मैं सीटी मारता था तो वो वहां से दौड़ता हुआ ऊपर आता था। मैंने पहली बार फोन का इस्तेमाल 4052 बनारसी दास की दुकान से किया था। फोन होते नहीं थे, उनका लाल रंग का फोन था। 2-3 थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके घर में था। उनके घर तक तो मेरा जाना नहीं होता था। हमारे यहाँ सबके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। मल्होत्रा साहब के बार पहली बार कलर टीवी आया तो हम सब ने कहा कि ये रिश्वत लेते हैं। जेलस होते थे, जेलसी होती थी। सामने बिच्छू बुट्टी लगी होती थी, माँ ने बहुत पीटा उस बिच्छू बुट्टी से। आज कल ही मुझे बोल रही थी, अब मैं बिच्छू बुट्टी देखती हूँ तो मुझे बड़ी दुख होता है कि मैं तेरे को उससे मारती थी, पर वो जरूरी थी, वो मार जरूरी थी। तो बहुत सारी हर जगह, हर पहलू, हर बाजिश बंद हो गया, मुझे बड़ा दुख नहीं होना चाहिए था बंद। तो हमारे वहाँ की गुलाब जामुन, वहाँ के सब अल्फा की तो कल हम फिर उधर भी गए थे। सो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। थिएटर से रिलेटेड सवाल है सर। आपने कहा कि जो शिमला से मुंबई जाना, यहाँ का कोई व्यक्ति ऐसे भी होता है जिसका पैसा नहीं होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। टैलेंट तो हिमाचल में है, लेकिन थिएटर यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। कोई ऐसा आप सोच रहे हैं? मेरे से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि अगर पैसा, एक भी पैसा ना हो जेब में, उसके बावजूद भी कुछ भी हो सकता है। शिमला में शुरू करें आप कुछ? मैंने बहुत बार बोला है, मगर इसके बारे में मुझे आप लोगों से भी बोला है, बट इसकी पहल आपसे होनी चाहिए। और सर इसी के साथ बॉलीवुड में सर इसी के साथ एक सवाल है। आपकी अकेडमी एक्टर प्रिपेयर्स आपने 2011 में यहाँ पर वर्कशॉप की थी। उस वर्कशॉप में मैंने भी हिस्सा जी। लेकिन उस टाइम कहा गया था कि कंटिन्यू कुछ ऐसे वर्कशॉप होती रहेगी। और देखिए, यहाँ के लोगों को भी अपना वो लेना चाहिए, उत्तरदायित्व ये लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप कभी भी, मैं तैयार हूँ करने के लिए, बिकॉज स्कूल चलाना जो है और उसकी वर्कशॉप करना और चैरिटी करना दो अलग बातें हैं। चैरिटी में मैं कहीं भी कर सकता हूँ, बट स्कूल चलाना, फिर अध्यापकों को भेजना, फिर उनका यहाँ रहने का इंतजाम करना, आप यहाँ से मुझे कोई भी इनिशिएटिव मिले मैं जरूर करना चाहूँगा। बॉलीवुड बॉयकॉट पे जिस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया था
क्या माना जाए कि बॉलीवुड में कंटेंट क्राइसिस हो गए, कुछ इस तरह की टिप्पणियां भी आ रही सर उस देखिए, मुझे लगता है कि हर दिन में बहुत सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं। आज मेरे को पता नहीं क्या ट्रेंड है, देखते हैं क्या आज की क्या ट्रेंड है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड्स जो चले नहीं है। पहला ट्रेंड है संजय राउत, दूसरा ट्रेंड है इसमें सम रशियंस वॉर, फिर अदानी पावर, मतलब ये सब ट्रेंड पर चलते रहते हैं। भव्या रॉय, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत। बट जिस ट्रेंड की आप बात कर रही हैं, बाइकआउट करने से फिल्म ना चले ऐसा मुझे लगता नहीं होता। आज से कुछ साल पहले तो लोग चाहते थे कि मेरी फिल्म का कंट्रोवर्सी हो जाए ताकि फिल्म चले। ये तो बात सब मानते हैं। मैं खुद इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मुझे जो भी कुछ मिला है, जो भी मैं आज हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला है, तभी मैं कह सकता हूँ कि मैंने 530 फिल्में कर ली हैं। सो मैं इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, प्रतिनिधित्व होने के नाते, अच्छी फिल्म किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक फिल्म मैंने अभी रिसेंटली किया, हालांकि मेरा उसमें 10 मिनट का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, कार्तिकेय 2। वो शुरू हुई थी 50 स्क्रीन से हिंदी में, आज वो 3000 स्क्रीन पे चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्योर मैजिक है वो फिल्म। अगर फिल्म अच्छी होती तो बाइकआउट से किसी फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है उस बाइकआउट की जो प्रतिक्रिया थी, शायद उससे कुछ 5-10 लोग प्रतिशत नहीं गए होंगे, पर अगर 95% गए हैं तो बाहर आके उन्होंने बोला होगा भी देखो अच्छी पिक्चर है। तो अच्छी चीज अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती है। और तो इसलिए आई डोंट थिंक, और सबको अभिव्यक्ति की आजादी, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि कौन है ये लोग जो उनको लगा उन्होंने ऐसा किया होगा। अब मैं कहूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बाइकआउट बहुत सा, मेरे बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में तब तो मुझे किसी ने डिफेंड नहीं किया। तो मैं किसी को, ऐसा नहीं मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट आजादी की अगर आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फिर आपको आज के ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा काम होगा तो 100%। अब आमिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट जो दी थी 2015 में इंटॉलरेंस के बारे में, उसके बाद उनकी दंगल फिल्म बहुत अच्छी थी मगर बहुत चली। पीके फिल्म भी शायद उसके पहले ही, उसके आसपास ही चली थी। पर हो सकता है कि पिछले दिनों लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनको लगा कि सीरिया में शूटिंग नहीं करनी चाहिए, जो हमारे देश में के बारे में अच्छी बातें नहीं करती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा टॉलरेंट देश कोई नहीं है। दुनिया में जो जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, उससे बड़ा मैं सब जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, काफी देशों में नहीं है। तो कभी कभी आप एज ए पर्सन, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, you have to be careful what you say, because millions of people are following you. Millions of people are following you. So when you make a careless statement about the country, then it can sometimes boomerang. सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है सर, ये बात आ रही है कि बॉलीवुड के लिए सिलेक्ट, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आमिर खान की मैं बहुत इज्जत करता हूँ बतौर एक्टर, बतौर पर्सन, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू, it's important, maybe it was not a good film, why don't we sort of accept this? Maybe it was not, I have not seen the film. मेरी कितनी अच्छी फिल्में नहीं चली हैं, मुझे लगता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने बहुत मेहनत से की थी, नहीं चली। कश्मीर फाइल्स हिंदी फिल्मों के आपको 4.5-4 स्टार देते हैं और कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को 1 स्टार देते हैं, तो वो उनको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। सो ये प्लीज डोंट, आई विल नॉट बी फीलिंग डिफेंसिव कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आज के दौर में आप अपने आप में देख लीजिए, आप 25-50 लोग यहाँ पर अलग अलग पेपर में, हर इंसान चाहता है कि मेरे पेपर में बेटर हेडलाइन आए। अब आप में से किसी को बोल दो कि फलाने के पेपर को बाइकआउट करो तो नहीं करेंगे ना। ये तो हम इस दौर में रह रहे हैं जब आप
फर्स्ट जो लड़का क्लास में आता है वो मेहनत से आता है ना, पढ़ाई करके आता है। हमारे जो हम रूठ गए हैं, हमारे बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अरे हम भी तो रूठे हुए हैं। आज तक ऐसा चल रहा है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो ऑस्कर में नहीं जानी चाहिए। ये कुछ दिग्गज लोग बोल रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्यों नहीं जानी चाहिए? आप ये बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से साल की बेस्ट फिल्म ये थी तो ये जाए। ये नहीं बोल सकते कि आप ये तो अच्छी थी मगर ये नहीं जानी चाहिए, गलत है ना। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल था कि अब बॉलीवुड को लेकर ऐसा लग रहा है कि एक सिलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन कंटेंट की जहाँ तक बात करें जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वहां पर तो बहुत कुछ चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बॉलीवुड पर सारे खुल के अपनी अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हर चीज में एक रेवोल्यूशन आता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पीरियड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जैसे सागर मंथन होता है, उसमें 2 साल जो गुजरे हैं पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, उसमें जनता उजागर हो गई है। इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखकर सबने अपने अंदर झांका है। कुछ इंसान, कितना त्रासदी वाला पीरियड था। कुछ लोगों ने अपने सगे खोए हैं, कुछ लोगों ने ट्रेजेडी महसूस किए, कुछ नहीं बहुतों ने घर पे बैठे रहे। तो उनका भी अब सिस्टम एक हो गया, उनको भी समझ में आ गया कि हमको एंटरटेनमेंट में क्या चाहिए। तो हो सकता है, जैसे मैं हर रोज सोचता हूँ कि अगर ये काम मेरा अच्छा नहीं हुआ तो क्यों अच्छा नहीं हुआ, बजाय मैं दुनिया को कोसने के, मैं अपने ऊपर अपनी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मैं ठीक करूँ, या ये मैंने अच्छा रोल नहीं किया था, इसको बेटर ऐसे कर सकते हैं। तो ब्लेम देना जो है ना, वो सबसे आसान काम होता है। और ब्लेम करते वो लोग करते हैं जो लूजर्स होते हैं। जो विनर्स होते हैं लाइफ में, नॉट सक्सेसफुल, जो विनर्स होते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस पद्धति पर ऐसे चलूंगा, अब मैं ऐसे करूंगी, अब मैं इस तरह से इसको अप्रोच करूंगी। सो पहले जब दूरदर्शन आया था तो सबको लगा अभी फिल्मों का क्या होगा, फिर वो वीडियो कैसेट आए तो सोचा फिल्मों का क्या होगा, फिर कुछ ये मोबाइल फोन्स आ गए तो सोचा फिल्मों का क्या होगा। पर अच्छी फिल्में तो चल रही हैं। कश्मीर फाइल्स ले लो, या गंगूबाई ले लो, या RRR ले लो, या KGF ले लो, या ये अभी कार्तिकेय 2 ले लो, ये सब चल रही है ना फिल्में। तो हो सकता, इसलिए तो नहीं चल रही कि किसी के घर वालों ने कहा कि चल आप मेरे देखो, क्योंकि पिक्चरें अच्छी। एक सर ये बात भी उठती है कि जैसे बॉलीवुड में 2 धाराएं हैं, जैसे एक सरकार के साथ चलती धारा है, वो तो हर आप में भी ऐसा और TRP वो तो मीडिया में भी 2 धाराएं हैं। वो तो हर जो आदमी वोट करता है वो किसी धारा पे तो चलता है। तो ये आप बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलग मत समझिए। पत्रकारों में सबसे बड़ी धारा है, मैं गिना दूं आपको कौन कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन में है जुड़े हुए, सब में है, हर उसमें है, और होनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से जो आदमी बैलेट पेपर पे छुप के वोट करता है वो उस धारा से जुड़ा हुआ है। तो TRP के लिए एक सस्ता तरीका है कि आप ये कोई धारा पकड़ लो, या तो खिलाफ नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक हमारे देश में अभिव्यक्ति है, एक आज़ादी है, आज़ाद देश में रहते हैं। आपको जिस चीज़ में बिलीव हो उस चीज़ में आपको बिलीव करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी बात करते हैं देश की बात करते हैं, चाहे वो हर घर तिरंगा हो, चाहे वर्ल्ड में जाके वो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे कुछ। तो मुझे लगता है कि ये, इसीलिए मैंने वो बात कही थी, वो भाई साहब चले गए शायद अपना सवाल पूछ के। तो हर सोशल मीडिया के ज़माने में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, उससे उसका विचार पता लग जाता है। तो राहुल जी की बातें सुनकर अगर मुझे लगेगा कि यार ये देश प्रेम के बारे में कितने न्योछावर हैं, देश को लेकर ये कितने चिंतित हैं, या देश के बारे में कितना सोचते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं हो, मन में सोचना नहीं है। अभी मैं कहूँ कि मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ मगर दिखाई नहीं दे रही। हर चीज़ में दिखाई देना चाहिए ना, आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। आप बेटे को पढ़ाते हैं या बेटी को पढ़ाते हैं तो वो आपके एक्शन में दिखाई देता है। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिविजुअली अगेंस्ट एनीबडी। आई जस्ट फील मेरे माँ बाप ने मुझे देश प्रेम सिखाया था, मेरे टीचर्स ने, मेरे अध्यापक लोगों ने मुझे बोला था कि जनगण मन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रगान है, इसके लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे अध्यापकों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि झंडा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि देश के बाहर जाके देश की बुराई मत करना। जैसे अब अपने घर में अब कोई टेंशन चल रही होती है तो हम आपस में कितना झगड़ा करते हैं। आप पड़ोसी के घर जाके थोड़ा बोलते हैं कि यार मेरा बाप बड़ा पागल आदमी है। आप अपने घर में बोल सकते हैं कि आप गलत बात कर रहे हो पिताजी, मगर आप पड़ोसी के घर में बोलते हैं कि मेरा बाप अजीब आदमी है, तो दैट मीन्स आप में कोई गड़बड़ है। तो सर आपसे 2 प्रश्न हैं। आप एक साथ ही? अच्छा, सर अवार्ड वापसी अभियान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और दूसरा अनुपम खेर अपने जीवन का सबसे बड़ा फेलियर किस चीज को मानते हैं? और बड़े सारे फेलियर्स हैं, बहुत दुकान में आपकी पूरी फहरिस्त मान सकते हैं। सबसे बड़ा फेलियर जिसको आप अपने जीवन के एक टर्निंग पॉइंट लगता है? मैं उन लोगों में से हूं जो अपने फेलियर को सफलता में चेंज करना जानते हैं। जैसे मुझे लगता था यार मेरे माँ बाप ने मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में क्यों भेजा, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल को लोगों को ज्यादा उस तरह के लोगों को ज्यादा, खासकर आजकल तो ज्यादा ध्यान देते नहीं। फिर मुझे लगा कि अच्छा हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में भेजा, क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ। तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि अनुपम जी आप खुशकिस्मत हैं कि आपके माँ बाप ने आपको हिंदी मीडियम स्कूल, आधी एक्टिंग तो आप इसीलिए अच्छी करते हैं क्योंकि आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो ये है। और बहुत सारे फेलियर हैं। जब मैं गांधी फिल्म में नेहरू के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, नेहरू के रोल के लिए मुझे नहीं मिला। फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का रोल पहले मुझे ऑफर हुआ था, फिर वो अमरीश जी को चला गया। बहुत अच्छा हुआ उनको चला गया क्योंकि उन्होंने मुझसे अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। बहुत सारे फेलियर हैं, हर रोज किसी ना किसी फेलियर का सामना होता है। मैं एक सीरीज कर रहा था जिसके लिए मैं अभी अमेरिका गया था, वो पिकअप नहीं हुआ, वो फेलियर था। बट फेलियर से कोई, मैं वो बड़ी अच्छी कविता ना जो मेरा धर्म है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं उस तरह से सोचता हूँ। जहाँ तक अवार्ड वापसी की है, वो भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। कौन अपना अवार्ड वापस करता है? क्या उन्होंने धनराशि वापस की? सो ये तो सब फ्लॉप हो गए हैं पिछले 7 साल में। प्रॉब्लम क्या है कि मानसिकता में गुलामी है कुछ लोगों की। तो हम अंदर से, हमें आजाद होना बहुत जरूरी है अंदर से। हम अभी भी लगता है कि तो होगा, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सर राजनीति में आने का आपने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन आप 500 से ज्यादा मूवीज में रोल कर चुके हैं। अभी तक आपका ऐसा कौन सा ड्रीम रोल है जो आपने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपने करना है और आप उसके लिए काफी शिद्दत आप रखते हैं सर ड्रीम रोल? आज से 30 साल बाद जो भी शिमला प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट होगा, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मुझे बुलाएं, तब बताऊंगा कि मेरा बेस्ट रोल है। अभी तो मुझे 30 साल बहुत काम करना है। अनुपम जी आपका कार्यक्रम आ रहा है, एक भारत की जुबानी, मतलब भारत की कहानी अनुपम खेर की जुबानी। आपको क्या लगता है? नहीं, वो एक ही 1 एपिसोड था। आपको क्या लगता है कि भारत लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक, वो मेरा प्रोग्राम था। उसमें बताया गया है सारा। जी। आपको लगता है कि भारत देश में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अभी देश को आजाद होना जरूरी है, जिससे भारत देश में और ज्यादा सुधार आए? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है सुधार धीरे धीरे आ रहा है। आई थिंक हम अभी भी कुछ जगह पर, जैसे मुझे लगता है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, जैसे मुझे लगता है अभी भी हमारे जो कानून हैं वो जो अंग्रेज हमें दे गए हैं उन्हीं का पालन कर रहे हैं। आई थिंक उनका संशोधन होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मोदी भक्त तो इसलिए आप इस तरह की बात, बट विच इज वन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम की बात की, लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक, जब हम उसका रिसर्च कर रहे थे, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पहले स्पीच में सफाई अभियान? आपने कभी इस पे सोचा? आपकी नजर बदलनी चाहिए, मेरे तो हर कैरेक्टर में वैसा ही। यहाँ का जो कल्चर है, हिमाचल का कल्चर, ये उसमें दिखना चाहिए। जैसे मुझे बताइए। यहाँ देवी देवताओं की जो संस्कृति है, उनकी सत्ता है, उनका जो एक कल्चर है, उन्होंने पूरी संस्कृति संभाली है, वो उजागर होनी चाहिए। आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। और सर प्रॉमिस करता हूँ। सर आपने फाइल बनाई थी पंडितों के ऊपर, और अब फिर से सर टारगेटिंग किलिंग हो रही है जेएंडके में, किस तरह से देखते सर? नहीं, टारगेटिंग किलिंग तो पिछले 50 साल से हो रही है जी, लेकिन अब फिर से सर इस तरह से मामले आने लगे हैं। बिकॉज टेररिज्म जो है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप लोग खुल के टेररिज्म की भी बुराई करेंगे
और कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, उस दिन भी शायद कुछ चेंज होगा। मगर चेंज तो हुआ है, 370 के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स आने के बाद शायद और बढ़ गया है तो फिर शिंडलर्स लिस्ट जब पिक्चर बनी थी उसके बाद फिर और किलिंग हो जानी चाहिए थी ज्यूज की, पर नहीं हुई। और वो कश्मीरी पंडितों को तो नहीं सिर्फ मार रहे, अब तो वो उन सब मुसलमान भाइयों को भी मार रहे हैं, बहनों को भी मार रहे हैं जो देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। बस जी आज की सभा समाप्त करें। आपके जीवन के एक और किस्से, आप एक बार स्कूल से थिएटर भागे थे और आपको कोई अध्यापक वापस लाए थे, आपको पूरा किस्सा शेयर करेंगे? नहीं, वापस नहीं लाए थे, मेरा हाथ टूट गया था। मैंने जिंदगी में एक ही लड़के को मुक्का मारा था राजीव शर्मा उसका नाम था। उसने मेरे भाई को कुछ धक्का दिया था। मैं आई थिंक 10th में था या 11th में था, 10th में था डी स्कूल। तो मैंने लाइफ में और कभी ऐसा नहीं, तो मैंने बड़ा गुस्सा आया, मेरा भाई मेरा मारा है, कह रहा मैं छोटा भाई स्कूल में कि इसने मुझे, राजीव ने मेरे को मारा। तो मैंने उसके सिर पे घूसा मारा, मेरा हाथ टूट गया तो फिर मेरे प्लस्तर लग गया। तो प्लस्तर लगने की वजह से मेरे, जब भी मैं स्कूल जाऊं और स्कूल में कहीं कि होमवर्क किया, नहीं जी सर प्लस्तर लगा हुआ है, मैं नहीं कर सकता। तो 2 हफ्ते बाद तो प्लस्तर उतर गया, मगर मैंने उतारा नहीं। मतलब ऐसे करता था मैं, रात को सारा काम करता घूमता था और फिर जब स्कूल आने का टाइम होता तो प्लस्तर लगा लेता था। तो रिच पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो चौहान सर थे हमारे, चौहान सर ने दूर से देख लिया होगा कि ये बंदा तो खेल रहा है। तो क्लास में मैं गया, बोले बेटा काम किया है, मैं होमवर्क किया है। सर मेरे तो ऐसा, कहता उतार दे इसको। नहीं सर कैसे उतार, कहता मैं उतारता हूँ। उन्होंने उतारा कहता अब हाथ कर ऐसे है। तो कहते मैंने तेरे को क्रिकेट खेलते देख लिया तो तेरा प्लस्तर लगाने था। फिर उन्होंने 4 डंडे मारे मुझे वहां पर। कहते अब 12 पहन ले, कल फिर खाएगा ना अगर होमवर्क नहीं कर। तो ये उसका थिएटर का हुआ था। हाँ जी अनुपम जी, शांडिल्य जी आपको एक पुस्तक भेंट करते हैं। शांडिल्य जी की आप पेश मैंने कर। किसी से लोकार्पित नहीं करवाई सर ये। अरे वाह वाह क्या बात। अब तो एक साल हो गया इसको आए। बहुत अच्छा। ये पहली किताब है, दूसरी देव संस्कृति पे है। पुनर्वास शिमला के पहाड़ी आंचल का एक मर्मस्पर्शी आख्यान। ये नॉवल है सर। अच्छा जी मैं आइए आप यहाँ आइए। क्या बात, इसकी फोटो मुझे भी भेज देना, मैं इसको ट्वीट करता हूँ। थैंक यू मुझे क्या मिलेगा? पिताजी के साथ बहुत बैठा था। अच्छा एक फोटो खींचा था बेटे ने, अपनी गोदी में उठाया, मैं उसको शेयर किया। अच्छा बहुत बैठा है था। आपके पास कॉपी बस। हाँ दिखाइए पिताजी के। अगर मेरे पिताजी का किसी के पास भी फोटो हो तो मुझे जरूर दीजिए, उसको मैं निकालूंगा सर। मुझे निकाल के दिखाना। ठीक है जी दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। अगली किताब आ रही है सर, नॉवल देव संस्कृति की। अच्छा मुझे भेजना। उस पर काम कर रहा हूँ। अमर लोगों में सम्मानीय लिखते हुए आपके कुछ हाथ कांपे हैं। नहीं सर नहीं ठीक है सर। ये दरअसल 9-20 में मिस हो गया। वेरी गुड। ठीक है, नॉवल है। नॉवल है सर, ये शिमला का एक लड़का है, अनाथ बच्चा है, ये एक रियल लाइफ पे लिखा है मैंने। ये आपको